और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। देश ने पेमेंट इकोसिस्टम में ऐसा इनोवेशन किया कि हमारी आंखों के सामने एक फिनटेक क्रांति ने आकार लिया। अब धीरे धीरे हमारी ये फिनटेक क्रांति विदेशों में डंका बजाने लगी है। आपने अगर गौर किया होगा तो पिछले कुछ वक्त से भारत आने वाले हर विदेशी मेहमान की जुबान पर हमारी डिजिटल क्रांति का जिक्र अब अपरिहार्य रिचुअल की तरह हो चुका है। जनवरी में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजस्थान का दौरा किया तो यूपीआई से लेन देन किया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्तर नडेला भारत आए तो उन्होंने भारत की यूपीआई का डिजिटल जो क्रांति है उसका जिक्र किया, उसकी तारीफ की। और अब पर्सनल कंप्यूटर को घर घर पहुंचाने वाले बिल गेट्स जब भारत आए हैं तो उनकी जुबान पर भी यूपीआई का नाम है, आधार का नाम है, डिजिटल क्रांति का नाम है। हर किसी की जुबान पर भारत की डिजिटल क्रांति का जिक्र आखिर क्यों है? फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस की अवधारणा के साथ साल 2015 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया की मुहिम आज सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का जरिया बन चुकी है, सहूलियत का दूसरा नाम बन चुकी है। यानी डिजिटल इंडिया अब गवर्नेंस के साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी में रिफॉर्म का एक बड़ा साधन बन चुकी है। और डिजिटल इंडिया के एक प्रमुख पिलर के रूप में उभरा है हमारा यूपीआई, जो देश ही नहीं दुनिया को फिनटेक क्रांति से जोड़ रहा है। यह देश की पॉलिसी इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। आज यूपीआई के तौर पर हमारे पास एक जबरदस्त और विश्व स्तरीय पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और इसकी साख इतनी जबरदस्त है कि पूरी दुनिया यूपीआई की तर्ज पर अपने यहां पेमेंट सिस्टम बनाना चाहती है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसने भारत के पेमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अपनी भारत यात्रा पर यूपीआई और आधार सिस्टम की तारीफ कर बिल गेट्स ने दरअसल पूरी दुनिया की उस आवाज को इको किया है जो भारत की दुनिया में उभरती सॉफ्ट पावर की इमेज से जुड़ी हुई है। यूपीआई का मतलब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, इसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं। आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे अग्रणी देश और देशों के समूह आज भी ट्रांजैक्शंस चेक पेमेंट, कैश पेमेंट्स या ज्यादा से ज्यादा कार्ड पेमेंट्स में ही करते हैं। लेकिन भारत में गांव देहात का कोई भी आदमी आज पर्स लेकर चलने के लिए मजबूर नहीं है। उसके हाथ में होना चाहिए बस फोन और पेमेंट चुटकियों में हो जाता है। पेमेंट चाहे बड़ा हो या फिर 20-30 रुपए का छोटा पेमेंट, सारे पेमेंट वो बिना वॉलेट के कर सकता है, बिना जेब में पर्स और कैश रखे कर सकता है। डिजिटल भुगतान में ये जो क्रांति आई है इसका एग्जांपल आपको देते हैं कुछ डेटा के साथ। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 2017-18 में 2071 करोड़ लेन देन हुए थे और वो 2021-22 में 8840 तक के लेन देन का सफर ये हमने देख लिया और इसमें इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही 2022-23 में हाल ही में जो आंकड़े सामने आए थे उनके मुताबिक 9192 करोड़ लेन देन हुए। एक बार फिर देखिए, 2017-18 में 2071 करोड़ का लेन देन और अब 2022-23 में 9192 करोड़ का लेन देन। भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। इसी साल जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। यह भारत की कहानी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा पेमेंट इकोसिस्टम हो। हमारे पड़ोसी चीन में भी ऐसे इकोसिस्टम है। एक है अलीपे, बड़ा चर्चित है वहां पर, और वीचैट भी है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स वहां पर विकसित हुए, लेकिन खुद चीन में ही यह साबित हो चुका है कि वो इंडिया के यूपीआई जितना सेफ और फ्रेंडली नहीं है। हाल ही में सिंगापुर जैसे विकसित देश ने भी हमारे यूपीआई और वहां के पे नाउ के साथ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की और इस तरह सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू हुई है। यही नहीं, यूपीआई के बहुत ही जल्द यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, इंडोनेशिया तक और इसके विस्तारित होने की संभावना भी है। हाल ही में भारत ने म्यांमार में ऐसा ही प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक बिड भी डाली है। भारत की एनपीसीआई
और अमेरिका की कंपनी यूरोनेट, इन्होंने एक जॉइंट बिड डाली है ताकि वहां रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हो पाए। भारत की देखा देखी म्यांमार में दुनिया के दिग्गज मास्टरकार्ड और वीजा ने भी वहां अर्जी लगाई है। नेपाल, भूटान और अरब के कई देशों ने क्यूआर कोड के लिए यूपीआई स्टैंडर्ड्स पहले ही अपना लिए हैं। ये यूपीआई का स्वर्णिम काल है और इसकी एक और वानगी हम आपको बताते हैं। हाल ही में यूएस में गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व को यूपीआई का हवाला देते हुए एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें भी अमेरिका में ऐसा पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की इजाजत दी जाए। दुनिया यूपीआई के सिक्योर सिस्टम से इतनी जबरदस्त रूप से प्रभावित है, उसकी इतनी मुरीद है कि यूरोपीय देश भी जल्द इसे अपनाना चाहते हैं। हाल ही में एनसीपीआई ने यूरोप की वर्ल्ड लाइन कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद यूरोप में भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस के साथ साथ रुपए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मुमकिन हो पाएगा। अब सोचिए, यूरोप में भी यूपीआई रहेगा। इससे अमेरिका जैसे देश भी घबरा रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को चुनौती मिलेगी जो यूरोप में अभी ऑलमोस्ट मोनोपोली में कारोबार करते हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत का यूपीआई, मास्टरकार्ड, वीजा और यहां तक कि स्विफ्ट सिस्टम को भी ओवरटेक कर देगा। और अब से कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक पेपर जारी किया था और उसमें 1000 दिन का एक टारगेट दिया गया था कि 1000 डेज में हमारा जो यूपीआई है वो मास्टरकार्ड और वीजा को ओवरटेक कर देगा। तो आज उसी बात को एको किया है बिल गेट्स साहब ने। इसलिए हमने अपने दर्शकों के लिए जो यूपीआई के रूप में जो फिनटेक क्रांति भारत में हुई और उसका पूरा डंका जो विश्व में बज रहा है, उसके लिए हमने उसकी एक वानगी पेश करने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर। सत्यम कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ एंड को फाउंडर हैं लोनटैप एंड फाउंडर हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम कुमार सर आपका हमारे शो पर। यूपीआई अब ग्लोबल पहले तो हो भी चुका है और अब होने भी जा रहा है। ये कितनी बड़ी क्रांति है सर, और क्या मैं पढ़ रहा था इसके बारे में आर्टिकल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे सॉल्यूशंस ही देगा ये दुनिया को। कहा जा रहा है कि ये स्विफ्ट पेमेंट का एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। तो क्या कहानी कह रहा है सर हमारा यूपीआई, और आने वाले समय में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत को उभारने में इसका कितना योगदान होगा? नमस्कार। तो आपके माध्यम से जी बिजनेस के दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि यूपीआई के अब 1 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है अब तो अखबारों में और मीडिया में उस लेवल पे आ रहा है कि ग्लोबल इंटरेस्ट आ रहा है। बट फंडामेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा पिछले 5 साल 6 साल पहले से ही हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आते रहते थे इजिप्ट और कई सारे यूरोपियन देशों के टू अंडरस्टैंड कि यूपीआई ऐसी क्या कर रही है और ऐसी कौन सी चमत्कारी टेक्नोलॉजी पे ये यूपीआई बनी हुई है इस इकोसिस्टम में। तो हम अगर देखेंगे तो यूपीआई पिछले जो पेमेंट का जो हमारा जो कैश का जो इकोनॉमी था, उस कैश को उसने एक छोटे डिनोमिनेशन को, नोट्स को पूरा का पूरा डिजिटाइज कर दिया है। और जैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट तैयार होता है किसी भी पेमेंट का या किसी भी नेटवर्क का, तो उसके ऊपर में अलग अलग कई सारी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। और अगर हम पेमेंट से अगर देखें तो पेमेंट स्पेस में ऑलरेडी हमारे पास 4 से 5 यूनिकॉर्न बन चुकी हैं जो कि यूपीआई के रेल रोड को यूज करके बनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पेमेंट के साथ साथ अब लेंडिंग भी उसके ऊपर में पॉसिबल हो पा रही है। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो पेमेंट इकोसिस्टम की जो कंपनी है, उन्होंने पिछले इस साल की जो प्रोजेक्शन दी है उसमें वो बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ की लेंडिंग करने की सिर्फ यूपीआई रेल रोड के डेटा सेट्स के ऊपर में। सो ये बहुत ही यूनिक चीज भारत में क्रिएट होती है जिसको कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और जिसमें भारत सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ऑफ कोर्स काफी इंडस्ट्रीज को पार्टिसिपेट करती हैं इसको डेवलप करने के लिए, लेकिन भारत सरकार के एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है और उसके ऊपर नई नई कंपनियां आकर के अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक वे में डेवलपमेंट होता है, अनलाइक जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि चाइना है जहां पे कि 2 से 3 कंपनियों ने पूरा का पूरा पेमेंट का इकोसिस्टम जो है एक तरह से मोनोपोलाइज कर लिया है। ऑलिगोपोली 2 से 3 इंस्टीट्यूशन जो है मोनोपोलिस्टिक इकोसिस्टम में उसको चला रहे हैं। तो अगर हम इस
देखें और उसका कंपैरिजन करें इंडिया में, तो आज भी आप एक यूपीआई पेमेंट इकोसिस्टम पे बनाने के लिए एक आप नई कंपनी बना सकते हैं और उसको आप एक नए डिजाइन से एक बहुत बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में नहीं है। नहीं है। और मैं आऊंगा सर इस पे, ये आपने बड़ा दिलचस्प बात बोली। इंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन जो है इसका दुनिया में कहा जा रहा है कि सबसे यूनिक है। अभी मैं पढ़ रहा था शायद कुछ महीने पहले तक कि 350 से ज्यादा बैंक एक पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्यम साहब, वो है क्रेडिबिलिटी। अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 10 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो या उससे भी ज्यादा का हो, आप कोई शक सुबह नहीं रखते हैं अपने दिल में कि मेरा मेरा पेमेंट कहां जाएगा, कहां जा रहा है। ये इतनी बड़ी साख इसने डेवलप की है, और इसके पीछे जो बैक एंड जो सिस्टम तैयार किया है एनसीपीआई ने, कमाल का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसके लिए तो एनसीपीआई को बधाई देनी पड़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट ने तो इसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि 2008 में जब एनसीपीआई बना था, उसके बाद 2011-12 में आरबीआई का जब विजन पेपर आया था और तब इसकी अवधारणा आई थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ने इसमें काम किया हो, सारी गवर्नमेंट्स ने काम किया। एक तरह से एक कलेक्टिव सक्सेस स्टोरी है हम लोगों की। मुझे पता नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की चर्चाएं क्यों नहीं होती है हमारी इतनी अच्छी पॉजिटिव कलेक्टिव स्टोरीज की। लेकिन बहरहाल हमारा इंडिया 360 का स्वरूप ही ये है कि हम वो स्टोरीज लेकर आते हैं जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई होती हैं, जो पॉलिसी से जुड़ी होती हैं, जो हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो इंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिसका आपने जिक्र किया कि यूपीआई के छत्र छाया में जो हमारा फिनटेक का पूरा ताना बाना है सर, कितने लोगों को कारोबार, नए एंटरप्रेन्योर्स, नई नौकरियां, नए आइडियाज शेयर करने का, उनको लॉन्च करने का मौका मिल रहा है सर। जी, तो जैसा हमने बताया कि अगर हम आज की तारीख में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड एंटरप्राइज जो है, जो फिनटेक की है, वो पूरी की पूरी यूपीआई बदौलत और यूपीआई के जो पेमेंट रेल रोड पे जो डेटा तैयार हुई है, कंज्यूमर बेस जो तैयार हुई है और जो कंज्यूमर का जो एंगेजमेंट तैयार हुई है, उसके बेसिस पे बना है। अगर उसके बियॉन्ड जाएं और कुछ अनलिस्टेड कंपनियों के ऊपर भी देखें, कई सारी कंपनियां हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस दे रही हैं, बिजनेसेस को एक दूसरे कैसे पेमेंट करना है, क्विक पेमेंट करना है, कैसे अकाउंट्स को ऑटोमेट करना है, कैसे रियल टाइम सेटलमेंट करना है, जो कि पहले डिमांड ड्राफ्ट, चेक और चेक बाउंस इश्यूज वगैरह को जो हैंडल करते रहते थे, उन सारी चीजों को कैसे करना है, अकाउंट वैलिडेट कैसे आप कर सकते हैं पेनी ड्रॉप मेथोडोलॉजी से, या ऐसे भी रिवर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन आती हैं विथ शेयरिंग द क्रेडेंशियल्स वगैरह। तो ये सारे जो फ्रॉड जो सिस्टम में होते थे, मॉनेटरी फ्रॉड, चेक बाउंस, ये सारी कई सारी चीजें सिस्टम से एकाएक जाती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा जो ये काम किया है इसने भारतवर्ष के लिए, वो ये काम है इसमें कि इसकी वजह से क्या है कि छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स को भी आप सब्सक्राइबर इकोसिस्टम में या ईएमआई इकोसिस्टम में डाल सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको किसी से 10 रुपए का भी पेमेंट लेना है या 20 रुपए का भी पेमेंट लेना है, तो आपको उसको, चूंकि उसकी कोई चार्ज नहीं है, ना चेक इशूइंग या ना चेक प्रोसेसिंग चार्जेस है, ना बैंक के लिए चार्जेस है, ना आरबीआई के लिए चार्जेस है, और ना ही ऑपरेटर के लिए चार्जेस हैं उस इकोसिस्टम में। तो वो पूरा का पूरा इस तरह से फ्री चलता है। और उसको फ्री रखने के लिए, इसी स्वरूप में रखने के लिए भारत सरकार ने उसके लिए सब्सिडी भी पेमेंट इकोसिस्टम के लिए दी है कि जो भी लार्ज पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह की यूपीआई या फ्री ट्रांजैक्शंस, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस वगैरह जो रन कर रहे हैं, दे कैन क्लेम सब्सिडी भारत सरकार से। तो इसको फ्री रखने और फ्री रखने की वजह से इसका जो एक बिहेवियरल चेंज जो हुआ है लोगों में, छोटा भी पेमेंट करना है या बड़ा पेमेंट करना है, हर एक पेमेंट के लिए जिस तरह से लोग यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है एक बहुत ही बिहेवियरल और डेटा ट्रेल दे रहा है। और डेटा, जैसा हम लोग जानते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके एब्सेंस में ऐसा नहीं है कि लोग क्रेडिट या इंश्योरेंस या अदर प्रोडक्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए जो बेस जो डेटा बनती है, जिसके बेसिस पे आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं, वो सारा बेस डेटा तैयार हो रहा है पिछले 10 सालों से, और जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बैंक अगर नया प्रोडक्ट या नई ब्रांच सिस्टम लाती तो कभी भी वो 30,000 40,000 करोड़ की बिजनेस एक साल में करने की बात नहीं करते थे। यहाँ पे कंपनियां हैं, एक एक कंपनी है जो कि 30,000 करोड़ की लोन, माइक्रो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं एक साल में। तो आप ये जो रुतबा है, या ये जो एक सी चेंज हम बोल सकते हैं जो यूपीआई ने लाया है इकोसिस्टम में, इसने पूरे दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। और अब जैसा हम देख रहे हैं
बहुत ही एब्सोल्युटली सर। नेचुरल हो गया है। जब हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या मीना जो मिडिल ईस्ट का जो इकोसिस्टम है, इसकी अडॉप्टेबिलिटी सामने से मांग हो रही है कि मांग हो रही यूपीआई। है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसके लिए तो देखिए, मतलब मैं तो बड़ी प्रशंसा हम करना चाहेंगे जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, बेचारे बहुत दिन रात एक करके इन्होंने इतना रोबस्ट सिस्टम तैयार किया है, शानदार सिस्टम तैयार किया है। मतलब आप लगा लीजिए कि इंटरबैंक पीयर टू पीयर हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट हो, सब चीज में इतना शानदार है। और इन्होंने इनोवेशन भी किए हैं। एक चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी। देखिए, लगातार इनोवेशन भी करते रहे इसमें विद इन यूपीआई का जो इकोसिस्टम है। इसमें यूपीआई को पहले उन्होंने क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया, फिर यूपीआई लाइट लेकर आए ये लोग, फिर यूपीआई 1 2 3 पे लेकर आए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि स्मार्टफोन भी अगर आपके पास नहीं है तो मिस्ड कॉल के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये लगातार इस तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। और अब हम जब ग्लोबल जा रहे हैं तो अभी एनआरआईज के लिए तो इससे पहले शुरू कर ही दिया था इन लोगों ने, और रुपए कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स में इंसेंटिव्स वगैरह, मतलब लगातार ये इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी एक चुनौती बड़ी है कि जब हम पूरा ग्लोबल जाने की बात कर रहे हैं तो फिर हमको थोड़ा सा मास्टर कार्ड, वीजा, और जैसा मैं कह रहा हूं जो हमारा सवाल भी आज की, क्या स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम का हम विकल्प बन पाएंगे? तो उसके लिए तो बड़ी चुनौतियां होंगी। उसके लिए तैयार हैं सर हम? अगर हम उस तरह से देखेंगे जो हमने जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो हम एक महीने में हैंडल कर रहे हैं, तो ये अनपैरेलल्ड है। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के रोबस्टनेस के हिसाब से हम एब्सोल्युटली इसके लिए तैयार हैं। जिसमें कि अगर हम देखें तो कंप्लेन्स वगैरह जो है बहुत ही मिनिमल कंप्लेन है। अभी का जो कंप्लेन है हमारा वो मास्टर और वीजा इकोसिस्टम से काफी कम है, बहुत ही मिनिस्कल है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। सवाल जरूर है कि अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, तो उसको पार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट हमारा उसमें भी मानना है कि G20 की सदस्यता की वजह से जो है भारत सरकार जो है इसको बहुत ही आसानी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अडॉप्टेबिलिटी कर पाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है उस लिहाज से। जहां तक टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करते हैं तो बहुत ही रॉबस्ट है और ये एट स्केल देखी गई है। सबसे बड़ी चीजें जो भारत में हम बात करते हैं कि कोई भी चीज ग्लोबली भी अगर बात करते हैं तो, और उस चीज को लेकर के अब यहाँ पे कोई भी इस पे डाउट नहीं है। एब्सोल्युटली। यानी कि बिल्कुल, यानी कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम बड़े पैमाने पर इसको करेंगे तो उसके लिए चुनौतियां भी होंगी। उसकी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास विल पावर भी है, और हमारे पास ब्रेन पावर भी है। सारी चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि यूपीआई कैसे ग्लोबली और अपनी धाक जमाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। चीनी ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी में मिठास घुल ही नहीं पाती, लेकिन जिंदगी में मिठास घुलने वाली ये चीनी अब अपने अलग अलग रूपों में लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है। शुगर से सेहत को होने वाले नुकसान से तो अब हर कोई वाकिफ हो चुका है धीरे धीरे। भारत को दुनिया की डायबिटिक राजधानी बनाने में इसी चीनी का हाथ है, या इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कम से कम ये तो सब मानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब चीनी के सेफ विकल्प भी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल शुगर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये लंबे समय से चीनी का एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इसका। किसी को शुगर की दिक्कत हो या फिर वो शुगर से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहता हो तो आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करना बड़ा आम हो गया है। डाइट करने वाले लोग भी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि मोटापा ना बढ़े। लेकिन अब इसका सेहत से जुड़ा ऐसा खतरा सामने आया है कि हर किसी के होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी इस आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही आर्टिफिशियल शुगर आपके दिल को बीमार कर सकता है। जी हां, दरअसल एक ताजा रिसर्च में यह दावा किया गया है कि एरिथ्रिटोल जैसी लोकप्रिय आर्टिफिशियल स्वीटनर जो इसमें रहता है, उसके सेवन से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब शोध में यह कहा गया है कि ऐसे उत्पादों के लंबे समय के जो प्रभाव हैं उनको पता लगाने के लिए अभी और रिसर्च करनी चाहिए। यानी कि आंख बंद करके आप आर्टिफिशियल शुगर ना लें, इसके लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने अमेरिका और यूरोप में 4000 से ज्यादा लोगों पर ये रिसर्च किया और पाया कि
अगर खून में एरिथ्रिटोल का स्तर ज्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए दिल के दौरे, स्ट्रोक या फिर हार्ट से जुड़ी हुई जो दूसरी घटनाएं हैं उनका शिकार होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने एरिथ्रोल के प्रभावों की भी पूरे बृहद स्तर पर जांच की है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला है। इस शोध को बाकायदा नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया है। अब दिक्कत यह है कि दुनिया भर में हजारों जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं, इसमें इस तरह की कृत्रिम मिठास मौजूद होती है। सिर्फ यही नहीं है कि शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट्स हों, बल्कि आप नॉर्मल भी जितने भी खाने पीने की चीज़ें देखेंगे उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले भी होते हैं। तो ये कोई खास कोई विकल्प नहीं है चीनी का, बल्कि आजकल हर जगह हर फूड एंड बेवरेजेस में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और इसके इस्तेमाल को लेकर ये विवाद पहला नहीं है, काफ़ी विवाद है इस पर बहुत पहले से है। लेकिन हेल्थ को लेकर जिस जिस तरह से इसके नए नए खतरे सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब ये बात चल पड़ी है कि भाई इसके रोकने के लिए अब आखिर किया तो किया क्या पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, या फिर इसी तरह के शोध सामने आते रहेंगे और फिर हम लोगों पर इसे छोड़ दें। करते हैं चर्चा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की कहानी सर दिन से मैं पढ़ रहा हूँ तो बड़ी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ये तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर आजकल डाला जाता है। सबसे पहले आम जनता की जानकारी के लिए कि ये क्या चीज़ होती है आर्टिफिशियल स्वीटनर, और कहाँ कहाँ सर इसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल। देखिए दीपक जी, आपने बिल्कुल जो अभी रिपोर्ट जो है वो समझिए कि बिल्कुल आई ओपनिंग रिपोर्ट्स है, क्लीवलैंड क्लिनिक से पब्लिश हुई है नेचर जर्नल में। तो इम्पॉर्टेंट है, इशू तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने बहुत सही उठाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इरिथ्रिटॉल या स्टेविया दो तरह के मेनली स्वीटनर्स होते हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, चाहे वो डायबिटिक्स हैं, कुछ लोग अपने वेट रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, तमाम ऐसे जो चीनी रहित जिसको बोलते हैं शुगर फ्री। तो बेसिकली इरिथ्रिटॉल जो है एक शुगर अल्कोहल है और ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है दीपक जी। ये 1848 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1990 तक ये यूज में नहीं था, जब इसको शुगर अल्कोहल के नाम से ये जापान में बेसिकली यूज होना शुरू हुआ। अभी जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी कहिए कि बहुत कॉजल रिलेशनशिप तो नहीं दिखाती है, बट एसोसिएशन बड़ा स्ट्रांग दिखाती है। उसमें जो रिसर्च में आपने बताया कि करीब करीब यूरोपियन कोहॉर्ट है, इन दोनों में देखा गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो अमेरिकन कोहॉर्ट में करीब करीब 21% और 16% करीब करीब यूरोपियंस में बढ़ गया है। उन्होंने एक और डेटा दिया है कि जो टॉप 25 परसेंटाइल हैं जिनका इरिथ्रिटॉल लेवल जो है ब्लड में। जी जी, तो बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर मनोज कुमार बता रहे थे अभी कि ये जो रिसर्च है इसकी जो डिटेलिंग है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। हम वापस उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मनोज, आप तक आवाज आ रही है सर? मेरे पास आ रही है आपकी आवाज? यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक ओल्ड मॉलिक्यूल है जिसको शुगर अल्कोहल के नाम से जानते थे। 1848 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1990 तक ये यूज नहीं हुआ था। इसका चलन मैक्सिमम जो यूज है वो जापान से शुरू हुआ और आज बहुत धड़ल्ले से यूज हो रहा है। ये जो स्टडी आई है इसमें एसोसिएशन पाया गया है, कॉजल रिलेशनशिप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए नहीं है, बट इरिथ्रिटॉल का जो कारण बताया उन्होंने कि प्लेटलेट एग्रीगेशन या जो थक्का बनता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। और आपको पता है कि हार्ट अटैक एक थक्के बनने की वजह से, कॉर्नरी आर्टरी या हार्ट की आर्टरी में थक्के बनने से होती है। इसी तरह से स्ट्रोक, ये दोनों चीजें जो है बढ़ जाती हैं। और आपको मैं पहले भी बता रहा था कि जो हाईएस्ट 25 परसेंटाइल है जिनके ब्लड लेवल जो है एरिथ्रोटॉल के बहुत हाई थे, उनमें 4.5 गुना ज्यादा चांसेस था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी दोनों कोहोर्ट में, जो अमेरिकन कोहोर्ट था उसमें करीब करीब 21% रिस्क इंक्रीज रिस्क था कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, और जो यूरोपियन था उसमें करीब करीब 16% था। तो जो ये स्टडी आई ये बताती है कि इरिथ्रिटॉल जो है वो बहुत सेफ नहीं है, लेकिन वो ये बिल्कुल पॉजिटिव नहीं बोल रही है कि इसको लेने से ही अन्य रिस्क फैक्टर्स जो आपने बताया, जैसे कि हमारा देश तो ऐसे ही हार्ट डिजीज से मतलब एपिडेमिक के फॉर्म में है, हार्ट डिजीज डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है, तो अन्य रिस्क फैक्टर के साथ थोड़ी
कंफाउंडिंग तो हुई होगी, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की अलग करके, तो उन्होंने पाया कि इरिथ्रिटॉल लेवल डायरेक्टली कंसर्न्ड है और इसका रिलेशनशिप है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के साथ। और जो दूसरी वाली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होती है जिसको स्टेविया, वो प्लांट प्रोडक्ट है, उसके बारे में ऐसी कोई बात अभी तक मैं आई नहीं एग्जैक्टली है। यस सर, मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा था सर आपसे, क्योंकि हमने देखा है, हमने अपने आसपास देखा है, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टीविया लेते हैं लोग और या फिर एरिथ्रिटॉल लेते हैं। तो ये अब अगर किसी के पास विकल्प दिया जाए तो क्या दोनों से बचे या दोनों में से स्टीविया ज्यादा सेफ है, कुछ कब रिकमेंड करेंगे सर? मुझे अभी लगता है कि स्टेविया के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी जैसे इरिथ्रिटॉल की जो रिपोर्ट आई है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखा गया है। ठीक है, कॉजल रिलेशनशिप आने के लिए एक रैंडमाइज्ड ट्रायल की जरूरत है, अभी वेट करने की जरूरत है। बट निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन के लिए जिस तरह की रिपोर्ट आई है, इरिथ्रिटॉल से बचना चाहिए। और अगर मुझे लगता है आर्टिफिशियल स्वीटनर से ही बचना चाहिए। हालांकि शुगर अल्कोहल है, वो प्लांट प्रोडक्ट है, तो स्टेविया अभी कुछ लोग अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। बगैर जिनको मधुमेह की बीमारी है या डायबिटीज है, उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चीनी से ही बचें। और कोई भी स्वीटनर के जगह पे मुझे लगता है कि विदाउट अगर आप पी सकते हैं, जैसे चाय, दाल, ये चाय, दूध वगैरह में आप कोई स्वीटनर यूज ना करें। और अगर आप कंपेयर करने के लिए कहें कौन सेफ है, तो चूंकि इरिथ्रिटॉल की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो गई है, पब्लिश डेटा है, तो मैं कहूंगा कि स्टेविया अभी शायद बेटर ऑप्शन होगा। एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, या ऐसा कोई विकल्प हो कि जैसा आप कह ही रहे हैं कि या तो स्टीविया भी मत लीजिए, एरिथ्रोटॉल भी मत लीजिए, आप तो चीनी से ही बचिए, लेकिन सर हम देखते हैं कि अब जिंदगी ऐसी हो गई लोगों की कि चीनी के बिना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में फिर जीना ही क्या, अगर मीठा नहीं खा रहे हैं तो। और मीठे के भी विकल्प अगर बंद हो जाएं तो फिर तो मिठास आएगी कहाँ से? मतलब वो जबान जो है, जो हर वक्त चाहती है कि कुछ मीठा आए, या खाना खाने के बाद, या तो क्या किया जाए सर? मतलब ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, लेकिन बड़ा आम प्रश्न भी है। लोग बोलते हैं फिर खाएं क्या? नहीं, देखिए दीपक जी, जो नेचुरल स्वीट्स हैं, जैसे फ्रूट्स के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है या जो फ्रुक्टोज होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट्स मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। इवन डायबिटीज भी कुछ लिमिटेड अमाउंट्स में फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सप्लीमेंटेशन की, या कहिए कि आपको एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जो आप स्वीट्स के फॉर्म में लेते हैं, या जो आप कभी कभी ऐसा होता है शुगर फ्री मिठाइयाँ ऐसी दुकानों में भी उपलब्ध है, वहां भी यही इरिथ्रिटॉल ही यूज होता है। तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों से बचना चाहिए। आप फ्रूट टेस्ट जो मिठास है, या जिसको कहिए कि स्वीट्स का जो स्वीट का जो एक स्वाद जिसको कहते हैं, टेस्ट जो है स्वीटनेस का, वो आप फ्रूट्स वगैरह से लें, वो बेहतर होगा। कुछ हनी भी लोगों को रिकमेंड किया जाता है, बट मुझे लगता है कि उससे भी ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उसको आप जिस तरह से आप डिजर्ट में आप कहते हैं कि आइसक्रीम और मिठाइयाँ चाहिए, उसके जगह पे थोड़ा फ्रूट्स ले लें। एब्सोल्युटली सर। आपने हनी की बात करी तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि हनी का विकल्प तो जैसे आपने बताया कि कई बार खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन हनी भी आजकल कहाँ शुद्ध मिल पा रही है। उसके भी ऐसे ऐसे मिलावटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं कि उस पर भी ये विश्वास नहीं कर सकते। तो बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से आपने इस विषय को समझाया सर। और आपसे बात करने का एक सहूलियत हमारी ये रहती है कि हम रिसर्च पर कम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है डॉक्टर मनोज आ रहे हैं तो रिसर्च को अच्छे ढंग से समझा देंगे, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार हमें वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज आती नहीं है तो हम भी इधर उधर भटक जाते हैं, तो वो आप दुरुस्त कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब एक और महत्वपूर्ण खबर, क्या वाकई कोरोना का साइड इफेक्ट दिल के मरीजों पर भारी पड़ रहा है? ये सवाल फिर से क्यों उठ रहा है, पहले इस बात को समझिए। देखिए, WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, जो पूरे कोविड काल में एक्टिव रही, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन का अगर कोई वन पॉइंट था या वन विंडो थी तो WHO की तरफ से सौम्या स्वामीनाथन थी। उनकी कमेंट्री पर सबकी नजर होती थी। अब उनका एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें हार्ट अटैक की आशंका 4 से 5% तक बढ़ गई है। और साथ ही साथ उन्होंने वकालत की है बूस्टर डोज की। उन्होंने कहा कि अगर आप बूस्टर डोज लेते हैं तो अभी भी
काफ़ी हद तक आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे और शायद इन्फेक्शन के बाद आप ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके खतरे से बच जाएंगे। क्या वाकई में उनकी बात में दम है? क्यों वो ऐसा कह रही हैं? क्या खतरा है? देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना तो चला गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस अभी भी लोगों को बीमार करने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ समय से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। नौजवानों में जिम में एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते समय या गरबा खेलते समय हार्ट अटैक से मौत के मामलों ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हार्ट अटैक के इन मामलों को कोरोना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि कोरोना तो चला गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स अभी भी मौजूद हैं। दरअसल WHO की पूर्व साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान से कोविड के हार्ट अटैक कनेक्शन को लेकर फिर से बात सामने आई है। बयान के मुताबिक जिन्हें पहले कोविड हुआ है या वैक्सीनेशन के बाद भी जो लोग कोविड के शिकार हुए, उनमें हार्ट अटैक की आशंका 4 से 5% बढ़ गई। वहीं पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हमें केवल वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दवा या वैक्सीन के अपने कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोगों के लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे दुनिया भर के देशों ने वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए कोरोना को पटकनी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की एफिकेसी रेट अच्छी होने के चलते ही कोरोना के खतरे को कम करने में हमें मदद मिली है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कोविड के खतरे से बचने के लिए जोखिम वाले मरीजों और उम्रदराज लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लेनी चाहिए, ताकि कोरोना के खतरे को और कम किया जा सके। अगर कोई दिल का मरीज है, साथ ही वैक्सीन के बाद भी वो कोरोना का शिकार हो चुका है, तो उसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचने के लिए एहतियात बरत कर ही कोई अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड के वायरस ने दिल के मरीजों के हार्ट के मसल्स में सूजन की समस्या को बढ़ा दिया है, जिसके चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। साथ ही जिन लोगों को पहले से कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, उनमें भी कोरोना वायरस के चलते हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने भी साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना को पटकनी देने का असल उपाय है। भले ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ जाएं, लेकिन ये टीके से डेवलप हुई इम्यूनिटी को बेअसर नहीं कर सकते। टीका कोविड नहीं होने की गारंटी नहीं है, वो सिर्फ हमारे शरीर या कहें इम्यून सिस्टम को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन करता है। ऐसे में खासकर हार्ट और शुगर के मरीजों को वैक्सीनेशन से नहीं, बल्कि खराब लाइफस्टाइल और खराब खानपान से बचने और बदलने की जरूरत है। तभी हम कोरोना को हराते हुए दिल को दुरुस्त रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। 8 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़कर 59,411 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 अंक चढ़कर 17,451 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में 429 अंकों की उछाल रही। मार्केट पर पूरा एक्शन बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, 8 दिन की लगातार गिरावट के बाद फाइनली आज हमारे बाजार जो है वो हरे निशान में बंद हुए हैं। वैसे तो ग्लोबल मार्केट से कोई ज़्यादा सपोर्ट था नहीं, लोकल क्यूज ठीक ठाक थे, कोई बुरी खबर नहीं आई, ये सबसे अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है, लगातार 8 दिन गिरे हैं तो थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा जो है वो भी बाजार को मिला है। और आप देखिए, करीब 1 से 1.5% के आसपास की तेज़ी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स में देखने मिली है। और सारे के सारे सेक्टर जो है वो आज हरे निशान में थे। छोटे मझोले स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो हिंडाल्को, यूपीएल, दिग्गज, एसबीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। इनफैक्ट मेटल काउंटर्स और बैंकिंग, और उसमें भी खासकर पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है, इससे आज बाजार को सबसे ज़्यादा मदद मिली है। लूजिंग एंड पे ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, सिप्ला, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स थे। कुछ स्टॉक जो लगातार तेजी में है उसमें रेन इंडस्ट्रीज है, नतीजों के बाद लगातार तेजी देखने मिली। आज भी 8 साढ़े 8% के आसपास की तेजी थी। डेल्टा कॉर्प में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। मेटल स्पेस सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर कहीं देखी गई है तो आज मेटल स्टॉक्स में देखने मिली है। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याणी, वेदांता, इन सभी स्टॉक्स को देखिए करीब 4 से 6% के आसपास के गेंस थे। और निफ्टी का टॉप गेनर तो हिंडाल्को ही था। वहीं सरकारी बैंक्स, जिसमें आप देखिए एसबीआई तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखेंगे तो 3 से 5% के आसपास के गेंस यहाँ पे देखने मिले हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज थी उसमें देखिए त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पे अच्छे खासे गेंस थे। पॉली मेडिकेयर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे काउंटर से जहाँ पे तेजी थी। गिरावट कहाँ थी
तो शोभा, GMM फोडलर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शीला फोम जैसे काउंटर्स है जहाँ पे आपको 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो गिरने वाले स्टॉक्स वैसे भी आज काफ़ी कम थे, लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे और लगातार गिरावट के बाद आज काफ़ी हद तक मार्केट में एक रिबाउंड देखने मिला है और छोटे मजर स्टॉक्स और दिग्गजों सब में आज खरीदारी देखने मिली और तमाम जो सेक्टर्स है वो आज हरे निशान में बंद हुए। पीवीआर ने लखनऊ में 11 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोला है। इस मल्टीप्लेक्स में एक बार में करीब 2000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस नए स्क्रीन्स के साथ ही उत्तर प्रदेश में कंपनी की 32 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। इनमें से कुल 158 स्क्रीन्स होंगी। हमसे खास बातचीत में कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव बिजली ने बताया कि लुलु मॉल में खुला पीवीआर लखनऊ का पहला सुपर प्लेक्स होगा और उन्होंने ये भी बताया कि पीवीआर का लुलु के साथ जो गठजोड़ है वो बहुत पुराना है। लुलु के कोच्चि और त्रिवेंद्रम मॉल में भी पीवीआर है। लुलु मॉल लखनऊ में पीवीआर अपने सभी फॉर्मेट में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस देगी। ये पहला सुपरप्लेक्स होगा इन लखनऊ, 11 स्क्रीन का। पहला जो हमने लॉन्च किया था बाय डेफिनेशन जो 10-11 स्क्रीन से ऊपर हो वो पहले नोएडा में था, दिल्ली NCR में, देन बैंगलोर, देन त्रिवेंद्रम। सो काफ़ी जगहों में पोटेंशियल होता है कि एक बड़े मॉल डेवलपर के साथ, और इस केस में लुलु डेवलपर्स जो बहुत अच्छे डेवलपर हैं, बहुत बड़े बिजनेस हाउस हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट, उनकी विजन के साथ हम एक बड़ा सा सुपरप्लेक्स बनाएं। और उनके साथ हमने पहले कोच्चि में बनाया, फिर त्रिवेंद्रम में बनाया, एंड नाउ हमने लखनऊ में लॉन्च किया उनके साथ विद 11 स्क्रीन्स। और इसमें सब फॉर्मेट हैं, लक्स स्क्रीन्स हैं, 4DX है, PXL है, और बाकी सारी मेन स्ट्रीम सीट्स स्क्रीन्स हैं। सो इन अ लॉट ऑफ दिस सिटीज़ हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वंस यू मेक अ डेस्टिनेशन सिनेमा जहाँ पर 11 स्क्रीन्स हैं, ऑल अदर फॉर्मेट्स हैं, तो पीपल टेंड टू कॉन्ग्रीगेट देयर ओनली। Almost the entire city then converges into that mall and into that cinema. So that's हमारी learning ये रही है in the last few years every time we've opened a superplex, and we're hoping the same thing happens in Lucknow as well with this cinema. So we're very excited about this launch, and of course we're hoping it does tremendous revenues. We don't have the exact numbers yet, but revenues wise, because it's such a large scale, large cinema, I hope, we're all hoping it does very well. होली की छुट्टी को लेकर ब्रोकर्स के संगठन ANMI ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। साथ ही कमोडिटी ब्रोकर्स के सबसे बड़े संगठन CPI ने भी सेबी को चिट्ठी लिखी है। वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में 8 मार्च को होली की छुट्टी देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 7 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की है। ब्रोकर्स के संगठन एनमी का मानना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में 8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में एनमी की दलील है कि देश के बाकी हिस्सों में निवेशकों को दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी हाल में किसी भी माफिया को बख्शने के मूड में नहीं है। आज अतीक अहमद के करीबी की अवैध संपत्ति पर 6 घंटे बुलडोजर चलाया गया और माफिया को डर लगने लगा है। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर इसी मकान में पहुंचे थे। बाबा के बुलडोजर ने साफ कर दिया है कि यूपी में माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, दिखाई नहीं देंगे। यहां बुलडोजरों की गर्जना शुरू हो चुकी है। इस आलीशान मकान में दनदनाते पहुंचे बुलडोजर ने आते ही इस घर के दरवाजे को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। फिर दीवार पर करारा वार कर उसे भी धराशायी कर दिया। घर से सामान भी एक एक कर बाहर निकाले जाने लगे। पुलिस को इस घर से एक एल्बम भी मिली जिसमें अतीक के साथ जफर की कई तस्वीर देखी जा सकती है। माफिया के करीबी जफर के घर से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए।
साफ है ये जगह कैसे अपराध का गढ़ बनी हुई थी। आपको बता दें कि बाबा के बुलडोजरों की फौज के साथ साथ दल बल के साथ पूरा प्रशासन भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ बाबा के ये बुलडोजर यह किसी भी हाल में माफियाओं को बख्शना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में दहशत का खेल खेलने वाले माफियाओं को अब माथे पर पसीना आ रहा है, आंखों में डर है। इस बार ये डर माफिया अतीक अहमद के करीबियों को है। यहाँ एक साथ 4 बुलडोजर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। यहाँ पर बाबा के बुलडोजर बाहुबली के ठिकाने पर यूं ही नहीं पहुंचे। दरअसल एक तो यह संपत्ति अवैध निर्माण है, बिना नक्शे के बनाई गई। साथ ही अतीक अहमद की पत्नी की एक मुलाकात उमेश पाल के शूटरों के साथ भी यहीं हुई थी। यही नहीं, जफर ने अतीक अहमद की पत्नी को यहाँ शरण भी दी हुई थी। नीतीश पांडे, जी मीडिया। और अब आपको यूक्रेन वॉर जोन का हाल बताते चलते हैं। यहाँ एक बार फिर से परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और नाटो को यूक्रेन की मदद करने पर परमाणु सर्वनाश की धमकी दी है। इससे पहले भी अमेरिका ने बताया था कि रूस से परमाणु खतरे की आशंका के बाद अमेरिका ने भारत से बात भी की थी। लेकिन जिस तरह अमेरिका और नाटो के हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं, लग रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। क्या इस बार पुतिन अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से भी नहीं मानने वाले? क्या बार बार रूस को समझाने के लिए इंडिया की तरफ देखने वाले अमेरिका के हाथ अब कुछ नहीं आएगा? क्या इस बार रूस की तरफ से आखिरी परमाणु धमकी दे दी गई है? क्या धमकियों का दौर खत्म हो चुका है और अब पुतिन धमाका करने को तैयार है? बखमुत में भारी लड़ाई चल रही है। रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइलें इलाके में धमाके करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन भी नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों से पलटवार कर रहा है। एक तरफ पुतिन लगातार अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी नेता की परमाणु धमकी हल्के में नहीं ली जा सकती। वैसे रूस की नाराजगी की वजह भी समझी जा सकती है। पिछले 1 साल से जारी युद्ध पुतिन सिर्फ अमेरिका और नेटो की सैन्य मदद की वजह से नहीं जीत पाए हैं। अभी भी नेटो और अमेरिका लगातार यूक्रेन को आधुनिक हथियार दे रहे हैं। ये तमाम बातें अब रूस बहुत दिनों तक झेलने के मूड में नहीं दिख रहा। पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी की धमकी आपने सुनी, अब पुतिन की तैयारी भी देख लीजिए। अमेरिका को डराने वाली सबसे बड़ी परमाणु ताकत पुतिन का न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी जमीन, आसमान और समंदर से न्यूक्लियर हमले की ताकत। और अब पुतिन इसे और मजबूत करने का फैसला कर चुके हैं। पुतिन ने इसी साल साइलो बेस्ड यानी जमीन से लॉन्च की जाने वाली RS-28 सरमत को सेना में शामिल करने का ऐलान किया है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। रूस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल को MiG-21 के जरिए रूस आसमान से लॉन्च करता है। ये 7 मिनट में नेटो देशों पर परमाणु धमाका कर सकती है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए पुतिन के ये तेवर डराने वाले हैं, जिससे बचने के लिए अमेरिका को इंडिया की याद आ रही है। इससे पहले भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने पुतिन के परमाणु धमाके वाले खतरे को रोकने के लिए भारत का सहारा लेने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे टेस्ट का पहला दिन कंगारुओं के नाम रहा। इंदौर में होलकर स्टेडियम में मेहमान टीम ने स्टम्प्स तक पहली पारी में 47 रन की बढ़त बना ली है। स्टम्प्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 156 है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकॉम्ब नाबाद हैं। वहीं ओपनर उस्मान ख्वाजा ने 60 रन की पारी खेलकर करियर का 21वां अर्धशतक जमाया, जबकि स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। इंदौर टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई फिरकी के सामने टीम इंडिया पूरी तरह से फेल होती नजर आई। टीम इंडिया मैच 109 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां उसके स्पिनर्स ने ही कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू कुनैनमैन ने 3 विकेट लिए, जबकि नाथन लायन ने 2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, जबकि केएल राहुल की जगह खेल रहे ओपनर शुभमन गिल ने 21 रन बनाए।
विकेटकीपर के.एस. भरत और उमेश यादव ने 17-17 रन बनाए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और अक्षर पटेल 12-12 रन ही जोड़ पाए। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस समय शानदार फॉर्म में है। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले सिर्फ कपिल देव ने ही भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा किया था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड का विकेट लेकर जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।